नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम स्पेशल 3 मार्कर की एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम पेपर 3 के सारी यूनिट्स के 3 मार्कर लगभग आपको कवर कराएंगे, वो भी 15 मिनट में 15 3 मार्कर कर करके। तो आइए इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम सबसे पहले पहली यूनिट से शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत एक तीसरा पॉइंट दे रखा है ध्वनि, ध्वनि की परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत, ध्वनि संबंधित शब्दावली, तरंग की लंबाई, कंपन की आवृत्ति, ये शब्द दे रखे हैं। आप सिलेबस में यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में ऐसे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए हम सबसे पहले ध्वनि चैप्टर के जो हैं 3 मार्कर कंप्लीट करेंगे, जिसमें 15 3 मार्कर 15 मिनट के अंतर्गत किए जाएंगे। तो सबसे पहला 3 मार्कर क्या बन सकता है? यहाँ से पहला 3 मार्कर तो ध्वनि की परिभाषा ही बन सकता है, क्योंकि सबसे पहला ही शब्द दे रखा है ध्वनि और ध्वनि की परिभाषा। तो पहला 3 मार्कर यहीं से ही बन सकता है। क्या 3 मार्कर बन सकता है कि ध्वनि क्या है या फिर ध्वनि की परिभाषा। तो ध्वनि क्या है दोस्तों? ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। तो ऊर्जा का एक रूप जो तरंग के रूप में संचरित होकर कानों में श्रवण संवेदन उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होती है और कानों में श्रवण संवेदन उत्पन्न करती है। और दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति होती है वस्तुओं के कंपन से। जब हम किसी भी वस्तु को किसी हाथ से या फिर हथौड़े से किसी भी चीज़ से मारेंगे या फिर खुद हम बोलेंगे तो गले में कंपन होता है, तो उसी कंपन से किसकी उत्पत्ति होती है? ध्वनि की उत्पत्ति होती है। और ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी तरंग होती है दोस्तों? जब हम तरंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। और उसमें भी यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें और दैर्घ्य तरंगें। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ध्वनि कौन सी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य अयांत्रिक तरंग हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट अगर हम लिखते हैं ध्वनि की परिभाषा के अंतर्गत या फिर ध्वनि नाम शब्द के अंतर्गत, तो हमें 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर में, वो कौन सा आ सकता है कि ध्वनि तरंग क्या होती है? तो ध्वनि अलग चीज़ है दोस्तों और ध्वनि तरंग अलग चीज़ है। तो ध्वनि तरंग को कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? सबसे पहला तो शब्द यही लिखेंगे कि अनुदैर्घ्य अयांत्रिक तरंग होती है ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। दोस्तों अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग का मतलब है कि ये किसी भी माध्यम में गति कर सकती है, लेकिन इसके लिए माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है। यानी कि ये किसी भी माध्यम में गति तो करेगी, जैसे ठोस में, द्रव में या फिर गैस में, किसी में भी गति करेगी, लेकिन निर्वात में ये गति नहीं करेगी। तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। इसके प्रकार होते हैं 3। पहला होता है अपश्रव्य तरंग, जो कि 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। उसके बाद दूसरा होता है श्रव्य तरंगे, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रकार होता है पराश्रव्य तरंगे, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आप लिखना कि संचरण हेतु इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए तो ठोस, द्रव्य और गैस में ये गति कर पाती हैं। तो ये तो 2 3 मार्कर हो जाते हैं। फिर अगला 3 मार्कर कौन सा बन जाएगा इस चैप्टर से? तो वो बन जाएगा अपश्रव्य तरंगे। दोस्तों अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? 3 पॉइंट में आपको लिखना है और 3 नंबर प्राप्त करने हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं, जो कि हम पीछे ध्वनि तरंगों के अंतर्गत पहला वाला प्रकार देख कर भी यहाँ हैं। तो अपश्रव्य तरंगे 20,000 से कम, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग होती है। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि ये मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती या फिर मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपको 3 में से 3 नंबर दिलवाएगा, और ये पॉइंट है कि इसे बड़े स्रोतों से ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों बड़े स्रोत कैसे हो सकते हैं? जैसे कि ज्वालामुखी हो सकता है, भूस्खलन से उत्पन्न हो सकते हैं, उल्का पिंडों से उत्पन्न हो सकते हैं। और दोस्तों इन अपश्रव्य तरंगों को चींटियां सुन लेती हैं, और चींटियां सुन लेती हैं इसलिए आभास हो जाता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है। जब किसी भी शहर में चींटियां बाहर निकलती
करती हैं तो ये पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी घटना होने वाली है या फिर हो सकती है। तो ये बड़े स्रोतों से उत्पन्न होने वाली अपश्रव्य तरंगे होती हैं। दूसरा अगला 3 मार्कर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे दोस्तों कौन सी होती हैं? जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की तरंगे होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंगे बोलते हैं, जो कि ध्वनि तरंगों के अंतर्गत दूसरा प्रकार है। तो श्रव्य तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं दोस्तों? श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे श्रव्य तरंगे होती हैं। और इसके अंतर्गत अगला पॉइंट एकमात्र जो बनता है वो बनता है कि इन्हें मनुष्य सुन सकता है। श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आप अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि ये एक प्रकार की ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ये पॉइंट आप अगर ज़्यादा लिखना है तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो कि एक प्रकार की ध्वनि तरंगे होती हैं। फिर इसके बाद अगला जो 3 मार्कर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों के बारे में आप 3 नंबर में कैसे लिख सकते हो दोस्तों? तो 3 नंबर में आप पराश्रव्य तरंगों में लिख सकते हो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आप इसके अंतर्गत लिखना कि मनुष्य नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि मनुष्य के कान की संवेदनशीलता ही नहीं होती इतनी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे इसके अंतर्गत, जो आपको 3 नंबर में से 3 नंबर ही दिलाएगा, वो है कि कुछ जानवर या जैसे कुत्ता, बिल्ली इन्हें सुन सकती हैं। इसके अलावा चमगादड़ भी इनको सुन सकती है। तो चमगादड़ तो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न भी कर सकती है दोस्तों। ये पराश्रव्य तरंगें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये बहुत अनेक कामों में उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो इस चैप्टर से अगर 5 मार्कर भी बनता है ना तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पराश्रव्य तरंगे क्या हैं, पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग लिखिए। तो ये आप 5 मार्कर यहाँ से तैयार करके ज़रूर रखिए। फिर इसके बाद अगला 3 मार्कर आ जाते हैं दोस्तों। तो अगला 3 मार्कर क्या बन जाएगा दोस्तों? वो बन जाएगा मैक संख्या। मैक संख्या क्या होती है दोस्तों? आपको अच्छे से बता देता हूं। जब किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो नापी जाती है तो उसे बोला जाता है मैक संख्या। जैसे मान लो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। और 332 मीटर पर सेकंड किसे माना जाएगा दोस्तों? ये माना जाएगा ध्वनि की मैक संख्या। ध्वनि की मैक संख्या किसे माना जाएगा? 332 मीटर पर सेकंड को माना जाएगा। अब आगे अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा प्रघाती तरंग। मैक संख्या के अंतर्गत आप 3 नंबर में सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, इसके अलावा कोई ज़्यादा पॉइंट बनेगा नहीं। और आप एक्स्ट्रा बनाना भी मत। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट बनाएंगे तो वो नंबर भी काट सकता है। आपसे जितना पूछा है उसका उत्तर अच्छे से देना है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे एक मैक संख्या से अधिक यदि किसी पिंड की गति होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पराध्वनिक चाल बोलते हैं। और यदि किसी पिंड की चाल 5 मैक संख्या से अधिक हो जाए, कितने से? 5 मैक संख्या से अधिक हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं अपन? हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। तो ऐसा आपको अगर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है? प्रघाती तरंग। प्रघाती तरंग क्या होती है दोस्तों? पराध्वनिक ताल। पराध्वनिक चाल मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि जब 1 मैक संख्या से अधिक किसी पिंड की स्पीड हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? पराध्वनिक चाल या फिर सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। जब कोई भी पिंड पराध्वनिक चाल से या फिर सुपरसोनिक स्पीड से यानी 1 मैक संख्या से अधिक की चाल से चल रहा है तो उस चलने वाले पिंड के पीछे एक वायु का शंक्वाकार विक्षोभ बनेगा। मैं जैसे मान लीजिए एक पिंड है, ये दोस्तों पिंड रहा, ये यहाँ इस साइड गति कर रहा है तो इसके पीछे एक शंक्वाकार विक्षोभ बनेगा। किसका? वायु का। तो ये जो वायु का विक्षोभ बनेगा उसमें अत्यधिक ऊर्जा संचित रहेगी और इसी की वजह से अत्यधिक शोर होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रघाती तरंग बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों?
शॉक वेव बोलते हैं, शॉक वेव। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में आ जाए तो भी आपको याद रखना है, हिंदी में आ जाए तो भी याद रखना है कि प्रघाती तरंग यानी कि पराध्वनिक चाल से चलने वाले पिंड के पीछे बना वायु का शंक्वाचार विक्षोभ होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, इसमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है और ये अत्यधिक शोर करता है। फिर इसके बाद अगला 3 मार्कर देखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्रबलता। प्रबलता से पहले एक और 3 मार्कर मैं दोस्तों आपको बता दूंगा कि सोनिक बूम क्या होता है, वो आगे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रबलता। तो ये ध्वनि के अभिलक्षणों के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सारे के सारे 3 मार्कर क्या होंगे, उसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा, श्रव्य तरंगे हमने देख लिया, अश्रव्य तरंगे या फिर पराश्रव्य तरंगे भी देख लिया, अपश्रव्य तरंगे भी देख लिया हमने। फिर इसके बाद ध्वनि से संबंधित शब्दावली जो शब्द दे रखा है आपके सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपको अगला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा प्रवणता। क्यों? क्योंकि ध्वनि से संबंधित ही ये शब्द हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्रबलता हो जाएगा। प्रबलता में आप क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हो, सरल सा पॉइंट है कि ध्वनि का एक अभिलक्षण है या फिर ध्वनि का एक लक्षण है। इंग्लिश वाले ये लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। फिर इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट जो है वो उसकी डिफाइन बताएगा। क्या बताएगा कि ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ये किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कानों की संवेदनशीलता पर। यदि किसी व्यक्ति के कान ज़्यादा संवेदनशील हैं तो उसे ध्वनि तेज सुनाई दे सकती है, जो कि मंद भी हो सकती है, और किसी व्यक्ति के कान यदि मंद हैं तो उसे मंद भी सुनाई दे सकती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, कान की संवेदनशीलता पर डिपेंड करती है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा। तो ये 3 नंबर के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। कान की संवेदनशीलता पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। फिर इसके बाद अगला जो 3 मार्कर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, तारत्व बन जाएगा। इसके अंतर्गत भी आप यही पहला पॉइंट लिख सकते हो कि ध्वनि का अभिलक्षण है, या फिर ऐसा लिख सकते हो परिभाषा के रूप में। दोस्तों कुछ 3 मार्कर होते हैं उन्हें परिभाषा के रूप में ही लिखना पड़ता है, और कुछ 3 मार्कर होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, पॉइंट के रूप में लिखना पड़ता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर 3 मार्कर को आप पॉइंट में मिलो तभी मिलेंगे, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप परिभाषा लिखो तभी नंबर मिलेंगे। आप सटीक जो पूछा गया है उसका उत्तर देंगे तो आपको 3 में से 3 नंबर अवश्य मिलेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिखोगे तो वो आप को या तो नंबर भी दिलवा सकते हैं या फिर आपके नंबर भी कटवा सकते हैं, पर आप सटीक जो पूछा गया है उसका उत्तर अवश्य दें। तो तारत्व अगला 3 मार्कर हो जाएगा। तारत्व के बारे में आप 3 नंबर में कैसे लिखोगे कि ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जा सकता है। तो ध्वनि का कौन सा लक्षण हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि का वह लक्षण हो जाएगा जिससे किसी भी ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। और ये जो होती है वो आवृत्ति के समानुपाती माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के। इसका मतलब क्या है, यदि आवृत्ति कम होगी तो तारत्व कम होगा, तारत्व कम होगा तो सीधी सी बात है ध्वनि कैसी होगी, मोटी होगी। वहीं यदि आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि कैसी होगी, पतली हो जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट आप अवश्य लिखिएगा। तो तारत्व के अंतर्गत आप ये 3 नंबर में लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगला 3 मार्कर वो बनेगा गुणता। गुणता के बारे में आप 3 नंबर में केवल उसकी परिभाषा ही लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, और इसके अलावा पॉइंट बनता भी नहीं है। तो इसका गुणता के परिभाषा के रूप में आप क्या लिख सकते हो कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों के अंतर प्रतीत होता है। यानी कि यदि कोई ध्वनि है, मान लीजिए ये ध्वनि है और ये दूसरी ध्वनि है, इन दोनों ध्वनियों की प्रबलता समान है और दोनों का तारत्म्य भी कैसा है, समान है।
तो इन दोनों ध्वनियों में अंतर किस गुण के कारण कर पाएंगे? तो वह गुण हो जाएगा गुणता। कौन सा गुण हो जाएगा? वह गुणता। तो इसी गुणता के कारण समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत हो पाएगा। फिर इसके बाद अगला 3 मार्कर आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, या फिर पेपर में पूछा जा सकता है, वो है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि के बारे में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, कि ध्वनि के परावर्तन के कारण, आप लिखना दोस्तों कि ध्वनि के परावर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षणों बाद सुनाई देने वाली उसकी प्रतिलिपि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। आपने क्या होगा, देखा भी होगा कि दूर से चिल्लाते हैं अपने प्यार के बारे में या फिर किसी के भी बारे में चिल्लाते हैं, तो वहाँ से आवाज़ ऐसे चिल्लाओगे और आवाज़ आपके कानों में दोबारा लौट कर आएगी बहुत बार। इसे इको भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो प्रतिध्वनि को इको भी बोलते हैं, आपको इंग्लिश में अच्छे से पता होगा। तो जब ध्वनि का परावर्तन होता है किसी भी कारण से, तो मूल ध्वनि जो होती है उसके कुछ क्षण बाद यानी कि 1/10 सेकंड के बाद अगर आए तो सुनाई देने वाली उसकी प्रतिलिपि ध्वनि जो होती है सेम, जैसे कि आप चिल्लाओगे सुजीत, तो उसके स्थान पर आएगा सुजीत सुजीत सुजीत, ऐसे 3-4 बार प्रतिलिपि सुनाई देगी, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि इसका दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है। तो दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्री के फैक्ट के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछा जाता है, वो है कि श्रोता और परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होने चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला जो 3 मार्कर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? अनुनाद बन जाएगा। अनुनाद के बारे में आप सीधी सीधी परिभाषा लिखिएगा और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। परिभाषा क्या लिखोगे आप, कि किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति जब कार्यरत आवर्ती बल की आवृत्ति के बराबर हो तो कंपन का आयाम अधिकतम हो जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है। आपसे अनुनाद की परिभाषा पूछी है और परिभाषा ये है। आपको मैं अब इसको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कांच है, ये एक क्या है? कांच है। अब ये जो कांच है ये एक वस्तु है कि नहीं है? अब इस वस्तु में जब कार्यरत आवर्ती बल और इसका खुद का एक आवृत्ति है, जिस आवृत्ति पर ये कांच टूट सकता है, और इस पर कार्यरत जो आवर्ती बल है उसकी भी आवृत्ति इसके समान हो जाए, तो क्या होगा? जो कंपन का आयाम है वो क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। यानी कि ये जो कांच है वो बहुत तेजी से कंपन करने लगेगा और कंपन करने के बाद ये कांच टूट जाएगा। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। जब किसी वस्तु की आवृत्ति यानी कि प्राकृतिक आवृत्ति और उस पर कार्यरत बल की आवृत्ति समान हो जाए या फिर बराबर हो जाए, तो उसके कारण क्या होगा कि दोनों का मिलके कंपन का आयाम जो है अधिकतम हो जाएगा, और इसी परिघटना को हम अनुनाद कहेंगे। फिर इसके बाद अगला 3 मार्कर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ध्वनि का अनुनाद। अब ध्वनि का अनुनाद भी सेम वैसा का वैसा ही हो जाएगा अनुनाद के जैसा। अनुनाद अलग चीज़ है और ध्वनि का अनुनाद अलग चीज़ है। जब ध्वनि के माध्यम से किसी वस्तु का आवृत्ति जो है सेम हो जाए, जैसे जब किसी ध्वनि की आवृत्ति ध्वनिक प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल कर जाती है। ध्वनिक प्रणाली क्या होती है? एक्यूस्टिक सिस्टम होता है दोस्तों। एक्यूस्टिक सिस्टम यानी कि किसी वस्तु के कंपन के बराबर कंपन होना। तो ये जो होती है प्राकृतिक आवृत्ति से मेल कर जाती है, तो ध्वनि तरंगों का आयाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी परिघटना को ध्वनि का अनुनाद कहते हैं। ये आप 3 नंबर में लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगली जो क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, वो आ सकता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव में आपको क्या पूछने को मिलेगा कि डॉपलर प्रभाव 3 नंबर में लिख दो आप, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव के बारे में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद एक उसका उदाहरण लिख देना, तो डॉपलर प्रभाव कंप्लीट हो जाएगा। ध्वनि तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे कि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच जब अपेक्षित गति के कारण श्रोता को वास्तविक आवृत्ति से अलग ध्वनि सुनाई देती है। जैसे मान लो कि एक ये ट्रेन है और यहाँ पे एक व्यक्ति
खड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब ये व्यक्ति जो खड़ा है ये भी चल रहा है और ये ट्रेन भी चल रही है, और ये दोनों चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच क्या है, अपेक्षित गति है। और इसी गति के कारण क्या हो रहा है कि श्रोता को, यानी कि इस व्यक्ति को इस ट्रेन की जो ध्वनि है उसकी वास्तविक आवृत्ति नहीं सुनाई दे रही है, उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग ध्वनि सुनाई दे रही है। और इसी घटना को या फिर इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। तो इसका उदाहरण आप बहुत अच्छे से किस में दे सकते हो, ट्रेन के चलने में दे सकते हो। फिर अब आपका अगला 3 मार्कर कौन सा हो जाएगा, अनुरणन हो जाएगा। अनुरणन के बारे में आप परिभाषा लिख सकते हो, उसके बाद उसका कारण लिख सकते हो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अनुरणन क्या होगा कि किसी होल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के उपरांत भी ध्वनि को कुछ देर तक सुनाई देना, यानी कि ध्वनि को बहुत देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया, जैसे किसी हॉल में आप चिल्लाओगे तो उसके बाद बहुत सारी ध्वनि सुनाई देती है, इसे बोलते हैं अनुरणन। और ये जो होता है ये किस कारण से होता है, बहुल परावर्तन के कारण होता है दोस्तों। तो ये आपके 3 मार्कर कंप्लीट होते हैं दोस्तों। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है क्योंकि अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।